हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 10th गणित। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि इसकी जो प्रश्नावली है 1.1, इसका जो पार्ट 1 है हमने पहले ही अपलोड कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हम 3 से एंड तक करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है गुणनखंड मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है एचसीएफ व एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 लास्ट में सम है तो 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 कम 3। तो इस 12 के गुणनखंड निकलेंगे 2 गुणे 3, ये इसके गुणनखंड निकलने वाले हैं। और ये 15 है, 15 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 3 × 5 = 15, तो 15 के हमारे 2 ही गुणनखंड निकलेंगे, 3 और 5। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 21 के 7 × 21 आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, पहले हमने क्या निकालना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है, मेथड यूज करना है सिर्फ। ठीक है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ मैच कर रहा है तीनों में, कोई और चीज मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 मैच कर रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 इसमें भी, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3। ठीक है, एलसीएम में। उसके बाद जो बच रहे हैं, देखिए ये 2 नहीं मिल रहे थे ना इसमें कोई से, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एचसीएम में सिर्फ कॉमन, एलसीएम में कॉमन को लिखते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको भी लिखते हैं। तो ये नहीं मैच कर रहा है, हमने लिखा। और ये 5 मैच, इसमें किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो 5 को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 7, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और ये 7, 7 छंग 42, 420। ठीक है, यानी कि एचसीएफ 3 है और एलसीएम क्या है आपका 420। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब और समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 17, 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 को आप तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये 17 किसी से नहीं कटता। ठीक है, तो 17 का 17 गुणे 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 17 ही है। 23 भी अभाज्य है। ठीक है, तो इसमें भी 1 रहेगा। 29 भी आपका क्या है, अभाज्य है। ये तो आपको पता होगा ना, इनको आप ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड इनके नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो गुणनखंड 1 1 मिलेगा। ठीक है, एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में मिले। तो इसमें तीनों में क्या है, 1 है। देखिए इनके गुणनखंड यही निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 मिल रहा है। देखिए 1 1 1, तो एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हमने 1 लिखा। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। ये 17 किसी में नहीं मिल रहा था, 17 लिखेंगे। 23 नहीं मिल रहा, 23 लिखेंगे। 29 नहीं मिला, 29 लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 कम 17 ये रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। 29 है और क्या है, 23 है। 3 9 27 हाथ से लेकर 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 9 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 8 8 16 हाथ से लिए 667। उसके बाद 17 और इनका मल्टीप्लाई कर देना, तो 17 का मल्टीप्लाई
7 7 49 के 9 हाथ से लगे 4, 7 6 42, 42 और ये 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 7 6 42 फिर से 4 46 और ये 7 6 6 और 6 6 12 13 और ये 13 और ये हो जाएगा 11। कितना आएगा 11339। ठीक है, एलसीएम निकलेगा 11339। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका क्या है, ये रहा पर 8 9 और 25। तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 9 के 3 तरफ की 9 अभाज्य निकालना, इनको और फैक्टर ना किया जा सके। ठीक है, और क्या 25 25 के 5 गुणे 5 आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आप क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इनके मल्टीप्लाई में सबके 1 होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें था 17 में। ठीक है, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 है इसमें, 2 इसमें किसी में नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 नहीं है, सिर्फ 1 मिलेगा सब में। क्या मिलेगा 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में कॉमन तो सिर्फ 1 ही मिल रहा है, उसको तो लिखेंगे। और क्या नहीं मिल रहा है, ये देखो तीनों नहीं मिल रहे हैं किसी में, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 3 नहीं मिल रहे हैं और ये दोनों 5 नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या होगा 8 होगा, 3 तरफ की 9 होगा और ये 50 25 होगा। ये यहाँ पर ऐसे क्या होगा 50 25, 8 9 72 और ये 25 मल्टीप्लाई कर लो 72 और 25 का 5 दूनी 10, 5 7 35 और 36, 2 दूनी 4, 2 7 14। क्या आएगा यहाँ पर आने वाला है 0 10 8 1800। कितना आने वाला है 1800। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना था एचसीएफ व एलसीएम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9 और एलसीएम निकालना है 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप 2 मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, या तो गुणनखंड मेथड या फिर आपका फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला वाले में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें जी पहली संख्या मान लेते हैं और ये वाली दूसरी संख्या, तो अभी तो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657। ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखो इनका एचसीएफ दिया है, इन दोनों के एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ दिया है और हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऐसे लिखेंगे, ये 9 हटेगा यहाँ से, आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, अब ये वाला मिटा देता हूँ मैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम काटे हैं 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27। ठीक है, तो बचेगा 3 और 6 36 हो जाएगा। यहाँ पर 30 है, 27 हुआ, 3 बचा और ये 6 36 हुआ। ठीक है, 9 चौक 36, कितना बचेगा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम ये बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 657 और क्या है 34, 4 7 28, हाथ से बचे 2, 4 पंचे 20, 2 22, 4 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18, 1 19। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचने वाला है 8 3 3 2 और 2 एलसीएम। ठीक है, इसको निकालेंगे तो ये आने वाला है, यानी कि एलसीएम आएगा 22,338। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कोई प्राकृत संख्या n है यहाँ पर पावर। ठीक है,
क्या कोई संख्या, ये जो संख्या दी गई है ये शून्य पर समाप्त हो सकती है? शून्य पर समाप्त होने का मतलब है जैसे कोई संख्या हमने निकाला, क्या वो 0 पर समाप्त हो रही है? जैसे कि ये 0 पर समाप्त हो रही है 680, ठीक है। तो क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो बोलेंगे नहीं, ये संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड यानी 6 की पावर n के गुणनखंड क्या होगा? 2 3 6। तो 6 क्या 0 पे समाप्त होगी? नहीं होगी भाई। 6 इसके क्या है? क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की पावर n है, ठीक है। परंतु किसी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होने चाहिए। क्यों? जब तक गुणनखंड इस तरीके का नहीं होगा, देखिए 2 5 10, तो लास्ट में 10 आया, तो लास्ट में क्या है? 0, तो शून्य पर समाप्त हो रही है, ठीक है। अगर तो मतलब क्या है, अगर उसके गुणनखंड इस तरह के नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये इस गुणनखंड की तरह होने चाहिए, उसके अभाज्य गुणनखंड इस तरीके का होना चाहिए, तो वो प्राकृत संख्या n जो प्राकृत संख्या है वो शून्य पर समाप्त होगी। इसीलिए ये हमारे शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 है, जबकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए प्राकृत संख्या के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? सबसे पहले भाज्य और अभाज्य समझ लेते हैं। भाज्य का मतलब होता है कि भाज्य में क्या होता है, किसी भी संख्या भाज्य कब होगी? जब उसके गुणनखंड में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड हो, ठीक है। अभाज्य कब होगा? जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली संख्या लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 13 देखो दोनों में मिल रहा है, यहाँ प्लस देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए, इसमें 1 है ना, तो इधर देखिए 13 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा 7 और ये 11 और 13 कॉमन चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है? 13 कॉमन यहाँ पर देखिए चला आया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, ओके। कॉमन ले रहा हूं मैं, 13 कॉमन लिया तो ये आ गया इधर, तो क्या बचा? 1 बचा, ओके। और इधर ये 13 इधर आ गया, तो यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए, तो अब देखिए 7 11 से 77 और 77 क्या? 77 प्लस 1, 77 1 78, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी भाज्य है, क्योंकि इसमें गुणनखंड क्या है? 13 और 78, 1 के अलावा, ठीक है। यानी कि जब 1 के अलावा, यानी कि 1 में 1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा ये दोनों गुणनखंड है, इसीलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखेंगे कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य है, क्योंकि इसके 1 के अलावा 13 और 78 गुणनखंड हैं। समझ में आया? इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं। 7 गुणे 6, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो 5 कॉमन आ जाएगा,
तो 5 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 6 7 6, ये 5 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 4 3 2 1 प्लस यहाँ पर 1 होता मल्टीप्लाई में, तो 5 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ओके, कॉमन लेना आपको तो आता होगा, 5 हुआ। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 संग 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस का ये 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 6 4 10 का 0 हासिल का 1 और ये 10, 5 है और यहाँ आया 10 0 8 प्लस का ये वाला 1। आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, ये वाला 1। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पर 5 और 1009 आया है इसके गुणनखंड, तो लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 1 के अतिरिक्त अन्य यानी कि 5 और 1009 भी गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल 1-2 लाइन में हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, इसमें जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है पूरा कंप्लीट करने में और रवि को 12 मिनट लगता है। कहा जा रहा है एक ही स्थान से दोनों चलें, एक ही दिशा में चलें, एक ही समय पर चलें, तो पुनः इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। समझ में आया, क्योंकि दोनों को मिला के क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, सिर्फ कॉमन लेते हैं। एलसीएम में दोनों, देखो दोनों को बोला है ना, यानी कि सोनिया को भी और रवि को भी, तो दोनों को मिला के चलना है, तो इसमें बोलते हैं एलसीएम लेना। ठीक है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या 18 मिनट है, यानी कि सोनिया, जो सोनिया दिया है, सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। ठीक है, रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर, इन दोनों का क्या निकाल दो, इन दोनों को निकाल दो एलसीएम निकाल देंगे 18 और 12 का, तो ही तो वैल्यू दिया है, 18 और 12 दिया है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो पर मिलेंगे। ठीक है, ये आंसर होगा। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, तो 18 के गुणनखंड निकालिए, 18 के हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 9 18, 3 तरह की 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 निकालिए, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये गुणनखंड निकालेंगे। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं एक बार, जैसे कि 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो एक बार लिखा, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है तो एक बार लिखा, ये वाला 3 इसमें नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ये वाला 3। ठीक है, ये वाला 2 है, इसमें 2 और कोई बचा तो है नहीं, ये तो हो ही गया, तो ये भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर, क्या लिखोगे, यहाँ पर आप आंसर डालेंगे कि वे दोनों उस प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को डिटेल से पढ़ा है। पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।